हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि साउंड क्या होता है आपको पता है, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो वो भी एक साउंड है। तो हम लोग देखते हैं कि साउंड कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, किस किस केस में साउंड जनरेट होता है। तो फर्स्ट जो केस है दैट इज प्लकिंग। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है, तो हम लोग देखते हैं कौन सी एक्टिविटी है। जैसे आप फ्लावर को प्लग करते हो, टक सी आवाज आती है, साउंड आपको मतलब सुनने को मिला। या आप स्क्रैच करते हो, कोई फर्श पर स्क्रैच कर रहे हो, पेपर को स्क्रैच कर रहे हो अपने नेल से, वहां भी साउंड आता है। बेल है, इसको आप शेक करने लगे, आवाज आती है टन टन। ब्लोइंग, बांसुरी है, फ्लूट, आप क्या करते हो, एयर ब्लो करते हो, आपको मधुर सा संगीत सुनने को मिलता है। हैंड को रब कर रहे हो, दो चीजों को रब कर रहे हो, वहां से साउंड निकलता है। तो ये सारे एक्टिविटी में, और बहुत सारी एक्टिविटी है, ये सारी एक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है कि कहीं न कहीं जो ऑब्जेक्ट है आपस में एक तरीके से वो वाइब्रेशन में आते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। सो वाइब्रेशन जब होता है तो कहीं न कहीं हमें साउंड सुनने को मिलता है। तो हमें इतना समझ में आया कि मोटे तौर पर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, या साउंड किस किस एक्टिविटी से हम लोगों को सुनने को मिलता है। सो हम लोग कह सकते हैं, सो वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो हमें साउंड सुनने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं और आपके पास आवाज आ रहा है, आप बोलते हो, तो जब वाइब्रेशन होता है तो क्या ऐसा चीज है जहां पर वाइब्रेट करने से साउंड आ रहा है। तो एक वोकल कॉर्ड होता है, आप देखोगे अपने जो थ्रोट है उसके पास कुछ हल्का सा एक छोटा सा लटका हुआ दिखेगा। तो वहां जब वाइब्रेशन होता है तो हम लोग जो भी वर्ड बोल रहे हैं वहीं से साउंड निकलता है। तो हम लोग का जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने समझा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। नाउ वी विल सी कि साउंड अगर हमारे कानों के पास आ रहा है, हम लोग अपने ईयर्स से सुन पा रहे हैं, तो प्रोपागेट कैसे करता है, यानी कि साउंड प्रोपागेट कैसे करता है, यानी कि मूव कैसे करता है। मूव करने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस चीजों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ताकि साउंड को मूव करने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। सो फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इट रिक्वायर्स मीडियम सब्सटेंस, यानी कि साउंड अगर मूव कर रहा है तो हमें कोई ना कोई सब्सटेंस चाहिए, एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी। तो सॉलिड मीन्स कोई भी सॉलिड ले लो, आयरन हो गया। लिक्विड हो सकता है आपका वाटर है, अदर भी कुछ हो सकते हैं, ऑयल भी है। गैस हो गया, एयर है, या कोई अदर गैस भी हो गया। तो ये तीन मीडियम जो है जिसमें साउंड ट्रेवल करता है। तो हमें मीडियम चाहिए, और किस टाइप के मीडियम, इस टाइप से। हम लोग अब यही समझने का कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में मीडियम चाहिए। क्या हम लोग कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे ये समझ में आए कि मीडियम कितना जरूरत है साउंड को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए। अब यहां पर एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं। ये एक जार है, जार में ये एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, इसमें पावर दिया हुआ है, जिसमें ये बेल लगा हुआ है, ठीक है, ये कॉर्क है, स्विच है, ठीक है। इसका सेटअप इस तरीके से है
कि इसमें अभी एयर है, ठीक है। जब एयर है तो मान लो कि अभी इसमें एयर है, आपने स्विच को ऑन किया, साउंड आना शुरू हुआ, मतलब कि जो बेल है रिंग करने लगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि वैक्यूम जो पंप है इसको ऑन करते हैं धीरे धीरे। अब क्या करता है कि एयर को ये सक करना शुरू करता है स्लोली। तो आप नोटिस क्या करोगे कि जैसे जैसे एयर यहां से निकल रहा है, इस जार से एयर जैसे जैसे निकलता जा रहा है, जो आपका वॉल्यूम है साउंड का, जो आवाज आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वॉल्यूम जो है साउंड का डिक्रीज करता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अगर कंप्लीटली सक कर दिया जाए तो आपको कंप्लीट, अगर एयर सक कर लिया जाए तो आपको नो साउंड, कोई साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा, यानी कि बेल जो रिंग कर रहा था सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अभी फिलहाल हमने गैस के केस में लिया, तो मतलब मीडियम चाहिए ही चाहिए अगर साउंड को प्रोपागेट करना है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, तो अभी तक हमने क्या समझा कि किसी भी साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट होना चाहिए, और साउंड को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। अब हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे और ये समझेंगे कि साउंड मूव कैसे करता है, यानी कि जो आवाज हमारे कानों तक आ रहा है, किसी ने कुछ बोला या कहीं पर रिंग बेल हुआ या किसी तरह के साउंड आप जो सुन रहे हो, तो आपके कानों तक कैसे आ रहा है। तो फिलहाल हम लोग जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो साउंड हम लोग एयर की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर, यानी कि हमारे पास गैस का जो मीडियम है, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल इन्वायरमेंट में एयर है आपके पास, तो एयर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो साउंड आपके कान के पास आता है वो कैसे आता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो साउंड है वो एयर में किस तरीके से प्रोपागेट हो रहा है। इसको हम लोग बहुत माइक्रो लेवल पर देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये कंसेप्ट आप समझ जाते हो जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो होपफुली आपको आगे भी बहुत सारे जो रिलेटेड ऐसे कंसेप्ट आएंगे, बहुत इजी होगा। तो बहुत जरूरी है समझना कि होता कैसे है फिनोमेना। अब आप समझो जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक बात को ध्यान से प्लीज समझने की कोशिश करना। एक ये ग्लास है, ये एक वुडन स्टिक है आपका, ठीक है। आप घर में ग्लास ले लो, वुडन स्टिक है। उस ग्लास पर अभी आपने हीट नहीं किया, माने ग्लास पर अभी आपने मारा नहीं है वुडन स्टिक से, तो जो एयर पार्टिकल्स है उस इस तरीके से होगा। ये इस तरीके से नहीं होते, बहुत क्लोजली होते हैं, लेकिन मैं इसे आप कह सकते हो जूम करके दिखा रहा हूं, इसे बिल्कुल लार्ज करके दिखा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो सपोज करो कि पार्टिकल इस तरह हैं, अरेंज है, ये चारों तरफ इसके पार्टिकल फैले होंगे, तो मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, इस डायरेक्शन में इस तरह से इसके पार्टिकल्स हैं। तो पहले केस में क्या है, आपने ग्लास लिया, वुडन स्टिक है, अभी तक आपने हीट नहीं किया ग्लास को वुडन स्टिक से, पार्टिकल इस तरह से हैं। अभी पार्टिकल जो है ये अपने रेस्ट पोजीशन में है कह लो, या अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है, अपने पोजीशन पे है। सेकंड केस क्या होता है कि सेकंड केस में नाउ वी विल हिट बाय स्टिक ऑन द ग्लास, इस पर हम लोग एक बार हिट करेंगे ग्लास पर हिट किया। हिट करने से क्या होगा कि ग्लास में वाइब्रेशन होगा, ठीक है, वाइब्रेशन हुआ। हम लोग सपोज करते हैं कि एक बार हिट करते हैं तो ग्लास एक बार वाइब्रेट नहीं करता है, अब देखो वो मल्टीपल टाइम करते रहता है, वो हल्का सा कांपता 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 धीरे धीरे फिर स्लो होता है। मान लो कि आपने हिट किया और एक बार ही वाइब्रेट किया, आइडियल केस में बता रहा हूं आपके समझने के लिए, बाद में आप प्रैक्टिकली समझ जाओगे। अभी फिलहाल क्या समझना है कि आपने ग्लास को एक बार हिट किया, एक बार ही वाइब्रेट किया, ठीक है।
जब वाइब्रेट करता है तो होता क्या है कि यहां से इसके जो बिल्कुल नियर बाय जो पार्टिकल हैं उस पर ये फोर्स लगाता है। क्या करता है? फोर्स लगाता है। अब आप समझना यहां से। अब यहां से क्या हुआ कि नियर बाय पार्टिकल पर इसने फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। ठीक है, ये फोर्स लगता दिख रहा है आपको? फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या होगा? ये अपने पोजीशन से मूव किया। अब ये सेकंड केस में देखो, जो सपोज करिए पहला लेयर है, मान लो कि ये फर्स्ट लेयर जो है, ये सपोज ये 4 पार्टिकल्स मैंने दिखाया एज फॉर एग्जांपल, ये मूव किया और अपना जो ये रियल पोजीशन था, रियल पोजीशन क्या था? ये था ना, रियल पोजीशन क्या था? ये इससे डिस्प्लेस हो गया, मूव कर गया और आगे की तरफ चला गया। ठीक है, आगे जाने के बाद क्या होता है कि अब ये जो पार्टिकल है, ये जो मूव किया है, अब ये फोर्स, ये जो पार्टिकल है ये मूव किया, अब ये फोर्स किस पर लगा रहा है? सेकंड वाले लेयर के पार्टिकल पर। समझ में आया? अब ये फोर्स लगाया तो अब क्या होता है कि जब ये फोर्स लगाया तो सेकंड लेयर का पार्टिकल अब डिस्प्लेस कर गया। आप पिक्चर देखो, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये फर्स्ट पिक्चर है, ये सेकंड पिक्चर है, ये थर्ड पिक्चर है, ये फोर्थ है। अब देखो कि सेकंड पिक्चर में ऐसे मूव हुआ, अब ये फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से क्या हुआ कि डिस्प्लेस हुआ। ये डिस्प्लेस होते ही ये अपने पोजीशन पर आ गया, ये इनिशियल पोजीशन पर जहां पर था इक्विलिब्रियम पर। अब ये क्या होगा? देखो सेकंड वाली पोजीशन क्या था? ऐसा कुछ था, ऐसा था ना, अब यहां से डिस्प्लेस कर गया। अब ये क्या करता है कि जैसे ही डिस्प्लेस हुआ अब ये फोर्स लगाएगा थर्ड वाले जो लेयर है। अब देखो यहाँ पर थर्ड वाले लेयर पर जैसे ही फोर्स लगाया उसके बाद ये अपने पोजीशन पर आ गया। अब ये थर्ड वाला जो लेयर था यहाँ पर, देखो अब ये डिस्प्लेस हो गया। समझ में आ रहा है कुछ बात? डिस्प्लेस हुआ। अब ये क्या करता है कि थर्ड वाला अब फोर्थ वाला लेयर का जो पार्टिकल है उस पर ये फोर्स लगाया, यानी कि फोर्थ, अब थर्ड वाले अपने प्रीवियस पोजीशन में आ गया तो फोर्थ वाला पहले कुछ ऐसा था, यहाँ पर था ना, ऐसा था। इस तरीके से क्या होता है कि इसमें जो सीरीज ऑफ ये घटना इवेंट होते जाता है, एक अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, यानी कि ऐसे अगर मैं इसको दिखाऊं आपको कि ये है, तो ये यहां से डिस्प्लेस हुआ और सामने वाले जो लेयर का मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगाया तब ये डिस्प्लेस शुरू हुआ अपना ये, और ये अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, ये अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया और ये हो गया डिस्प्लेस होकर यहां आ गया। आया समझ में? इस तरीके से घटना होता है। अब आपको समझ में आया कि एक बार आपने जैसे वाइब्रेट किया, फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेस किया, दूसरे पर फोर्स लगाया, पहले वाले अपने पोजीशन पर आ गया, फिर दूसरे वाला फोर्स लगाया, अपने पोजीशन पर आ गया, वो डिस्प्लेस हुआ, फिर मेरे समझ से आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से है। अब यहाँ पर क्या है कि ये सारे आगे भी पार्टिकल है, ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली जो इस तरह की घटना हो रहा है, ये जो इवेंट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टर्बेंस। डिस्टर्ब हुआ ना पार्टिकल, पहला लेयर का पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, दूसरे पर फोर्स लगाया, वो फिर डिस्प्लेस हुआ, फिर अपने पोजीशन पर। इस तरह से डिस्टर्बेंस ये मूव हो रहा है। क्या हो रहा है? बेसिकली ये डिस्टर्बेंस मूव हो रहा है। ठीक है, तो जब ये डिस्टर्बेंस इस तरीके से मूव होता है तो इस प्रोसेस से हमारे कानों तक वो आवाज आता है। क्या आता है? वो आवाज, ये साउंड आता है। तो पहली बात आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वाइब्रेशन से। तो वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो ग्लास कहीं और था, आपका ईयर यहाँ पर है, तो आवाज कैसे आया? तो पार्टिकल इस तरह डिस्प्लेस होते हैं, फिर अपने पोजीशन पर आते हैं, नेबर वाले पर फोर्स लगाते हैं, फिर वो अपने पोजीशन पर आता है, वो अपने नेबर वाले पर लगाता है, फिर अपने पोजीशन पर आता है, फिर अपने नेबर, इस तरह का आपके ईयर ड्रम है, वहां पर आके डिस्टर्बेंस आपका ईयर ड्रम को डिस्टर्ब करता है और इस तरीके से आप साउंड को सुन सकते हो। सो इस तरह के जो डिस्टर्बेंस मूव हो रहा है,
इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेव। ये जो डिस्टरबेंस मूव हो रहा है इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव। ठीक है। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग समझेंगे। इसमें दो चार जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल्स इसमें जो है ओनली पार्टिकल्स ओनली मूव बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो। अब यहाँ आपने नोटिस किया होगा, नोटिस क्या किया होगा, आप देखो नोटिस ये किया होगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल था ना, जब आपने वाइब्रेट किया तो क्या किया था, ये ऐसे मूव किया था, ये ऐसे मूव किया था और यहाँ आ गया, आया था। उसके बाद ये क्या किया था, ये सामने वाले पर फोर्स लगाया, ये सामने वाले पर फोर्स लगाया और ये खुद अपने फिर वापस पोजीशन पर चला गया था। ये क्या किया था, खुद अपने, ये फिर अपने वापस पोजीशन पर चला गया था। ये पार्टिकल है सब, ठीक है। तो मीडियम में, एयर की अभी प्रेजेंट जो बात है, मीडियम में जो पार्टिकल है, एयर पार्टिकल है, वो अपने पोजीशन से क्या करता है, टू एंड फ्रो, यानी आगे पीछे सिर्फ मूव करता है, या बैक एंड फोर्थ इसको मोशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा मीडियम में पार्टिकल, ये पार्टिकल यहां नहीं आ जाता है, ये पार्टिकल कंप्लीट मूव करके यहां नहीं आता है। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पार्टिकल ओनली मूव्स बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, पहली बात। दूसरी बात, दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। तीसरी बात, वेव मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहां मूव क्या हो रहा, वेव। वेव क्या है कि यहां से शुरू हुआ और मूव करता गया, लेकिन पार्टिकल सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ वेव या दिस टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस जो है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल मूव नहीं करेगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में वेव इस मोशन में है तो पार्टिकल मोशन में आएगा, लेकिन सिर्फ टू एंड फ्रो, लेकिन वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो पार्टिकल का जो मूवमेंट है दैट इज द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल उसके पैरेलल मूव करता है। क्या पूरे मूव नहीं करता, थ्रू आउट द मीडियम, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, फ्रॉम द मीन पोजीशन, रेस्ट, इक्विलिब्रियम, जो भी आप कर सकते हो। तो एक बात हमें समझ में आया कि इस तरह के वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, जिसमें पार्टिकल मूव नहीं करते हैं थ्रू आउट द मीडियम, मूव क्या करता है, वेव, और वेव के डायरेक्शन में ही हमारा पार्टिकल का मूवमेंट होता है बैक एंड फोर्थ। और इस तरीके से हम लोग साउंड को सुनते हैं। तो माइक्रो लेवल पर क्या समझ में आया कि आखिर कोई, हमने एक ग्लास को, मेटल ग्लास को हिट किया, मेटल ग्लास को जब हिट किया तो किस तरीके से साउंड मूव करता है। आपने देखा मेटल ग्लास को हिट किया तो साउंड किस तरीके से मूव करता है। होपफुली आपको समझ में आ गया, और नहीं आया होगा तो फिर से आप इसे बैक करें और देखें, बहुत इजी चीज है। तो अभी हमने देखा कि साउंड एयर में कैसे मूव करता है और हम लोग को कानों में कैसे आता है, कानों के पास तक। ठीक है, तो डिस्टरबेंस जो हमारे कानों के पास आता है, जो जहां पर वाइब्रेशन हो रहा है उसके पार्टिकल हमारे पास नहीं आता है कानों के पास। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक और केस। ये रोप है, रस्सी आपने देखा होगा, सपोज यहाँ पर फिक्स्ड है, ये अपने हैंड्स लेके एक बार जर्क किया और नीचे की तरह ऐसे मारा आपने झटका। अब देखियो कुछ इस तरीके से रस्सी में कुछ ऐसा शेप बनता है, समझ में आया। अब देखो प्रैक्टिकल करके देखना, एक रस्सी लेना, कहीं फिक्स करना, या दो फ्रेंड हो, एक को बोलना होल्ड करो, दूसरे रस्सी को ऐसे झटका मारना नीचे ऊपर कहीं भी। तो अब देखना इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा।
या आप देखे होंगे कि पानी शांत है तालाब में या कहीं भी, उसमें पत्थर मारना, पत्थर मारोगे तो देखना कि पानी जहाँ पत्थर मारे ऊपर हुआ फिर नीचे हुआ फिर ऊपर हुआ नीचे हुआ, ऐसा आपको ऐसा फील होगा, प्रतीत होगा देखने में, जो पानी जो है ऊपर नीचे हो रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली ये इस तरीके में क्या होता है कि यहाँ भी वेव का मूवमेंट होता है, यहाँ भी वेव का मूवमेंट होता है, यानी डिस्टरबेंस यहाँ भी मूव हो रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर वेव का डिस्टरबेंस का मूवमेंट ऐसे है, और रस्सी का जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ ले लूं मैं, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट लिया, ये पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ पर जो रोप का ये पार्ट है ना, ये सिर्फ आप प्रैक्टिकली देखोगे, जैसे कोई चीज से आप वहां कोई चीज बाइंड कर दो, सेलो टेप को डिफरेंट कलर का लगा दो या कुछ ही, तो ये देखोगे तो ये अप या डाउन करता रहेगा, यानी रस्सी का ये जो पार्ट है ये आगे मूव नहीं करता है। तो यहाँ क्या हुआ समझ में आया कि वेव का जो डायरेक्शन होता है, जो डिस्टरबेंस का जो डायरेक्शन है और पार्टिकल का जो डायरेक्शन है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। और यहां भी सेम चीज है, पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, मूव कैसे करते हैं, सिर्फ अप एंड डाउन अपने पोजीशन से। मूव क्या करता है, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट वेव डिस्टरबेंस मूव करता है। इस तरीके से जो वेव का मूवमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल क्या हुआ, जिसमें वेव के डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट होता है। फिर से बोल रहा हूँ, पार्टिकल का मूवमेंट में नॉट की वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन, सिर्फ अपने पोजीशन से बैक एंड फोर्थ। इसमें क्या होता है, अभी पार्टिकल का मूवमेंट होता है लेकिन परपेंडिकुलर टू द वेव, वेव ऐसे है तो पार्टिकल का ऐसे होगा। ओके, और इसके बारे में हम लोग आगे बहुत हायर क्लास में देखेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया, आप समझ जाओ कि हाँ इस तरीके से वेव होते हैं। जहां भी कोई केस में ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो प्रैक्टिकली शायद वो फिजिबल नहीं हो। जैसे मैंने एक बार हिट किया तो एक ही बार वो वाइब्रेट का, ऐसा नहीं है। मैं आइडियल इसलिए ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, बाद में हम लोग प्रैक्टिकल देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल उससे कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां पर देखो, अभी हमने क्या किया था, ग्लास था, मेटल ग्लास, उसको एक बार वुडन स्टिक से हिट किया, हमने देखा कि एयर के जो पार्टिकल है कैसे मूव कर रहे हैं और उसके कारण कैसे वेव प्रोपागेट कर रहा है और कानों तक कैसे आ रहा है। अब मान लो कि यहां पर बार बार हम लोग हिट कर रहे हैं, ग्लास को बार बार हिट कर रहे हैं, एक बार हिट किया तो एक बार वेव ऐसे मूव हुआ होगा, ठीक है, पार्टिकल दो बार, मान लो मल्टीपल टाइम्स मैंने हिट किया, तो बार बार यहां से पार्टिकल क्या होगा, अपनी पोजीशन से शिफ्ट करेगा, बैक एंड फोर्थ होगा, बैक एंड फोर्थ होगा, बैक एंड फोर्थ होगा। तो इस तरीके से, तो प्रैक्टिकली क्या है कि एक बार भी आप हिट कर दोगे तो कुछ टाइम तक वो वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है, वाइब्रेशन दो बार चार बार 10 बार होता रहता है। तो उस केस को इग्नोर मानते हैं हम लोग, ये मानते हैं कि बाय द वे हम लोग इसको 10 टाइम्स हिट किया, टन 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 हिट किया, तो 10 टाइम्स हिट किया तो 10 टाइम्स ये पार्टिकल, जो ए पार्टिकल यहाँ पर है इसके सराउंडिंग में, इस पर फोर्स लगाएगा, ये आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। ये सारे घटना से क्या होता है, यहाँ पर पार्टिकल कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बार बार होता है। तो क्या होता है कि कहीं एक्यूमुलेट आपको दिखेगा और कहीं दिखेगा कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, फिर कहीं एक्यूमुलेट दिखेगा, कहीं दूर होता दिखेगा, कहीं एक्यूमुलेट कहीं दूर, कहीं एक्यूमुलेट कहीं दूर। तो या जहां पर डेंसिटी, यानी जहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके बढ़ गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ डेंसिटी बढ़ गया है। जहां पर इसके पार्टिकल लेस हो गए हैं वॉल्यूम में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जैसे लेस हो गया तो हम बोलते हैं डेंसिटी यहाँ कम हो गया है। तो इस तरीके से डेंसिटी का वेरिएशन होने लगता है। एयर पार्टिकल है वो क्या होता है कि कंप्रेस होता है और फिर वो रिलैक्स होता है। तो जहां पर डेंसिटी बहुत हाई हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। इस जो प्रोसेस जो हो रहा है इसको बोलते हैं कि यहाँ क्या है, ये कंप्रेस्ड है। और जहां पर ओपन है, ओपन आई मीन जहां पर पार्टिकल्स बहुत लेस दूरी पर है, जहां पर डेंसिटी कम है, उसको बोलते हैं रेरफैक्शन।
यानी कि एयर पार्टिकल में कंप्रेशन होता है और रेरफेक्शन होता है। जब बार बार इसको हीट हम लोग करते हैं तो बार बार ये फोर्स लगाता है, एक पार्टिकल मूव करता होगा, फिर वापस आता होगा, फिर मूव करता होगा, फिर वापस आता होगा, फिर मूव, इस तरह करने से डेंसिटी कहीं इंक्रीज करता है, कहीं डिक्रीज करता है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, इस तरीके से होते जाता है, मूव होता है। अब ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर है आपका एक किसी पर्टिकुलर टाइम का है। मेरी बात समझ में आ रहा है? किसी पर्टिकुलर टाइम का है। जैसे आपने 10 बार हिट कर दिया टन 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 ऐसे करके, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम t=2 सेकंड 5 जो भी है, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा कि किसी रीजन में एयर पार्टिकल जो है बहुत क्लोजली एक दूसरे से दिखेंगे, किसी रीजन में देखोगे तो पार्टिकल एक दूसरे से दूरियां पर दिखेंगे, फार 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 दिखेंगे, फिर कहीं नजदीक। तो इस तरीके के रीजन को, इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन, और इस तरीके से जो रीजन है उसको बोलते हैं रेरफेक्शन, ठीक है, कंप्रेस्ड है। और इस तरह हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, हाई डेंसिटी, क्या है, हाई डेंसिटी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल, या जो भी इसमें पार्टिकल एयर हो या कोई गैस का पार्टिकल हो, ठीक है। और हम लोग क्या बोलते हैं कि जब यहाँ पर पार्टिकल बहुत क्लोज हो गए, कम वॉल्यूम में पार्टिकल बहुत क्लोज हो गए, तो यहाँ क्या हो गया, हाई प्रेशर, क्या हो गया, हाई प्रेशर होगा ना। और जहां पार्टिकल बहुत दूर हो गए, सपोज यहाँ पर है बहुत दूर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो प्रेशर। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर जोन। इतना तक समझ में आ गया आपको? तो इसी तरह आपके कान के पास ये साउंड हो जाएगा, डिस्टर्बेंस जाएगा, वेव आपके पास जाएगा। पार्टिकल अभी क्या कर रहा है, अपने पोजीशन से बैक एंड फोर्थ, अपने पोजीशन से बैक एंड फोर्थ, पार्टिकल नहीं मूव कर रहा है, अपने इक्विलिब्रियम रेस्ट पोजीशन से आगे पीछे बस हो रहा है, राइट। अब मल्टीपल टाइम जो यहां से वाइब्रेशन हो रहा है उसी कारण इस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है। अब हम लोग आगे इसके बारे में समझते हैं। अब देखो, अभी हमने पिक्चर में यहां पर देखा था, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जहां पर डेंसिटी हाई हुआ, हाई प्रेशर, तो ये प्रेशर वेरिएशन है। तो यहाँ पर देखो, जहां पर हमारे पास कंप्रेशन का है, डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हुआ, ये हो गया हाई प्रेशर। यहाँ रेरफेक्शन है, नहीं लो डेंसिटी है, लो प्रेशर। फिर देखो हाई प्रेशर दिखा, लो प्रेशर दिखा, हाई प्रेशर दिखा, लो प्रेशर दिखा, हाई प्रेशर दिखा, लो प्रेशर दिखा, यानी कि हाई डेंसिटी हाई प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि ये हाई प्रेशर, यानी कि हाई डेंसिटी, ओके। यहाँ क्या है, लो प्रेशर, दिस इज लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, हाई डेंसिटी। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे बेसिकली साउंड कैसे मूव करता है, आखिर पार्टिकल में कैसे हलचल होता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अब समझ में आ गया कि जब हम लोग वाइब्रेट करते हैं कोई चीज के, तो पार्टिकल कैसे क्लोज आता है, कैसे हाई प्रेशर जोन बनाता है, या डेंसिटी पार्टिकल का कैसे इंक्रीज कर जाता है, और इस तरीके से प्रेशर कैसे बनता है। इतना अभी तक आप समझ चुके हो। अब हम लोग इससे और इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखेंगे। तो अभी तक आपने समझ गया कि हाई प्रेशर क्या होता है, हाई डेंसिटी क्या होता है, कंप्रेशन कहाँ होता है, रिफ्रैक्शन कहाँ पर होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग अभी क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी का जो एरिया है, उसको हम लोग डिस्टेंस के साथ ग्राफ पर प्लॉट करना चाहते हैं। इसका रीजन ये है कि हम लोग को मैथमेटिकल समझने में, इसको इंटरप्रेटेट करने में आसानी होता है। अब देखो यहाँ पर जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, हाई प्रेशर, देखो डेंसिटी और प्रेशर यहाँ लिखा हुआ ना, डेंसिटी और प्रेशर ये वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है।
बात का ध्यान रखना है, ये एट ए पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर टाइम की है। टाइम चेंज होगा तो सेम पोजीशन पर डिफरेंट प्रेशर जनरेट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल अपने पोजीशन में भी है ना क्लोज, आगे चल के यहाँ पर मॉलिक्यूल अपने पोजीशन में आएंगे तो हो सकता है यहाँ रिफ्रैक्शन बन जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ है एक पर्टिकुलर टाइम पर लिया गया है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर लिया गया है और देखा गया है कि क्या स्ट्रक्चर है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम लोग इस डिस्टर्बेंस को देख रहे हैं डिस्टेंस के साथ, इस वेव को, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर समझो हाई प्रेशर है या हाई डेंसिटी, देखो हाई डेंसिटी है तो हाई प्रेशर है, यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर आया। अब यहाँ से क्या है, डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, देखो नीचे की तरफ आया, डिक्रीज करता गया, डिक्रीज करता गया, देखो डिक्रीज कर रहा है ना, फिर यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा। देखो आप पिक्चर समझ में आएगा, इंक्रीज किया, यहाँ भी देखो इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसे ग्राफ होते हैं। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा ही क्यों ग्राफ, आप ये भी कर सकते हो कि ऐसा ही क्यों ग्राफ, मेरा दिल कर रहा है कि डिक्रीज ही इंक्रीज करना है ना, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे करके ऐसे खींच दो। तो ये हम लोग हायर क्लास में स्टडी करेंगे, ऐसा ही क्यों ग्राफ। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि इस तरीके से जो प्रोसेस है उसमें ग्राफ इस तरीके से होते हैं, जो फिलहाल मोटे तौर पर आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमारा हायर हो गया तो हायर दिखाया, यहाँ लोअर है बिल्कुल लोअर दिखाया, मीन पोजीशन ये है मीन, ठीक है ना, एवरेज या मीन क्या प्रेशर है वो दिखाया, यहाँ पर हाई दिखाया। तो फिलहाल बस इतना समझ ले कि ये सही ग्राफ है, सही क्यों हम लोग हायर क्लास में देखेंगे, ठीक है। आखिर इसका स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ क्यों नहीं हुआ। तो ये अभी समझ में आया कि डेंसिटी प्रेशर को किस तरह हम लोग डिस्टेंस के साथ है पर्टिकुलर टाइम हम लोग ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर कुछ जो टेक्निकल वर्ड है वो समझने की बात है। ये जो टॉप्स दिख रहे हैं ना, टॉप्स, ये जो पॉइंट है आपको, ये जो आपको टॉप्स दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस सारे को बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट बोलते हैं। टॉप मीन्स जहां हायर डेंसिटी हो गया, हायर डेंसिटी हो गया या हायर प्रेशर हो गया, देख रहे हो, ये जो है यहां पर रियल प्रैक्टिकली आप देखोगे, सो दीज आर क्रेस्ट, दीज आर क्रेस्ट, है ना। और ये जो लोअर हुआ, ये जो लोअर है ना, लोअर, इसको मैं, ये जो लोअर है इसको बोलते हैं ट्रॉफ, यानी कि ये जो लोअर की बात कर रहा हूं, देख रहे हो, ये जो एरिया है ना सबसे बॉटम वाली, ये पूरा एरिया जो बॉटम की है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा ट्रॉफ है, ठीक है। तो दो किसी भी ट्रॉफ या दो किसी भी क्रेस्ट, यानी इसके और इसके बीच का डिस्टेंस या इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा। और दिस इज कॉल्ड द वेव लेंथ, क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, लैम्डा, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ। लेंथ है, यूनिट क्या हो गया, मीटर, यूनिट हमारा क्या हो गया, मीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये जो सबसे हाईएस्ट पीक जो है, यानी कि जो सबसे हायर डेंसिटी, जो हायर प्रेशर का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, या सबसे लोअर जो प्रेशर या डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, उसके हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड।
हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, इसका क्या यूज है हमारे लाइफ में। तो अभी आपको समझ में आया कि वेवलेंथ क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है। अब हम लोग और कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। तो अभी आपने देख लिया कि वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ आपको बेसिकली समझ में आ गया क्या है, दो क्रेस्ट या दो ट्रॉपिड। और ये क्रेस्ट क्या है, ये रिफ्रैक्शन के बीच है। देखो ना, रिफ्रैक्शन के बीच का है ना डिस्टेंस, या कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस है। तो यानी कि वेवलेंथ हमने लैंग्वेज में भी लिख रखा है, अभी आपको दिखाता हूं मैं। जो यहाँ वेवलेंथ जो है, दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या दो रिफ्रैक्शन के बीच का। और क्रेस्ट ये जो इसको ग्राफिकल हमने जो प्रेजेंट किया, उस स्ट्रक्चर में हम लोग बोलते हैं इसको क्रेस्ट। ये जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं ट्रांसवर्सल वेव का, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकली। किसको, डेंसिटी एंड प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस। मतलब किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एयर के जो पार्टिकल है, किसी सोर्स जहां पर वाइब्रेशन हो रहा है, वहां से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उसका डेंसिटी क्या है, उसको हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव से कनेक्ट नहीं करना है, दैट इज अनदर कंसेप्ट। ओके ओके। सो इसका यूनिट, इसका यूनिट क्या हुआ, मीटर हो गया। तो देखो यहाँ पर डिफिनेशन में भी ये दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या है, लैम्डा। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, लेंथ है, मीटर। ओके। अब हम लोग एक ऑक्सीलेशन भी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है हमारे पास, हायर डेंसिटी, जो डेंसिटी है मतलब कि जहां पर कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन के बाद एक रिफ्रैक्शन और फिर कंप्रेशन, ये जो पूरा जो मूवमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं वन ऑक्सीलेशन। यानी मैं अगर ये बात करूं, यहां से अगर मैं आपको ऐसा दिखाऊं कि यहां से क्या हुआ, हायर डेंसिटी बना, ये हायर डेंसिटी बना, फिर लोअर डेंसिटी हुआ, यानी यहाँ कंप्रेशन, यहाँ रिफ्रैक्शन और फिर कंप्रेशन। दिस इज कॉल्ड वन ऑक्सीलेशन। इसको मैं ऐसा अगर यहां दिखाऊं आपको कि डेंसिटी और इसका अगर कुछ है, तो कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन एंड देन कंप्रेशन। तो कंप्रेशन बना, रिलैक्स होके अपने पोजीशन में रिफ्रैक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन बना। ये टोटल जो है, ये जो यहां से यहां तक का जो हुआ है, दिस इज कॉल्ड वन ऑक्सीलेशन। दिस इज वन ऑक्सीलेशन। ओके। अब हम लोग यहाँ पर एक और नया चीज समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग सिंपली ऐसा समझते हैं कि ये जैसे ग्लास था, ग्लास था ना। अब ये ग्लास पर आप एक वुडन का जो है उसे आप मारते हो। तो एक बार आपने मारा, एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा, चार बार मारा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी कि जितना बार मारे हो वो आपका फ्रीक्वेंसी है। नॉर्मल भाषा की बात करें, यानी कि पर यूनिट टाइम आप कितना बार इसको मार रहे हो। सपोज आपने मारना शुरू किया, सपोज आपने, मैंने बोला कि आप, मैं स्टॉप वॉच लगाता हूं
आप इसको ये जो वुडन स्टिक है उससे आप ग्लास में मारो। तो आपने क्या किया कि 40 टाइम्स आपने हीट किया, सपोज 5 सेकंड में 14 टाइम्स आपने हिट किया ग्लास को, टन 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 टन, या आपका जो स्कूल का बेल है उसको मारा, 40 टाइम्स आपने हिट कर दिया। ठीक है ना, हम लोग ये चीज को कंसीडर कर रहे हैं कि एक बार हिट कर रहे हैं तो एक ही बार वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, सपोज दैट 40 बार आपने हिट किया और हमने टाइम देखा तब तो 5 सेकंड में 40 बार कर दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि पर सेकंड जो है आपने कितना हिट किया है, 8 टाइम्स। यानी आपका रेट हिट करने का क्या है, 8 टाइम्स है। यानी कि ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो हिट करने का फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 टाइम्स है। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप हिट करते हो, एक बार हिट करते हो तो देखा पार्टिकल मूव करना शुरू करता है, 2 बार हिट करोगे तो फिर मूव करेगा। तो एक बात आपको समझ में आ रहा है कि जब हिट करते हो जो वाइब्रेट होता है ग्लास, ग्लास वाइब्रेट होने के बाद वो सामने वाले पार्टिकल को फोर्स लगाता है, तो वहां से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है। 2 बार हिट करोगे 2 बार स्टार्ट होगा डिस्टर्बेंस, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, जितना बार करोगे उतना डिस्टर्बेंस होगा। तो हम लोग इसमें अब एक नया चीज पढ़ने वाले हैं कि वेव या डिस्टर्बेंस के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो जनरल लाइफ में जो फ्रीक्वेंसी होता है समहाउ सिमिलर वहां भी फ्रीक्वेंसी वही होता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझो। द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन दैट क्रॉस अस पर यूनिट टाइम वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, साउंड वेव। अब देखो पिक्चर दिखाता हूं, आप समझना। यहां जैसे ही आपने एक बार हिट किया तो देखा था ना पहले पार्टिकल एक बार मूव किया, यानी एक बार आपको दिखेगा कि कंप्रेशन रिफ्लेक्शन होते जा रहा होगा। 2 बार हिट किया तो 2 बार, 3 बार हिट किया होती है। तो इस तरीके से जितना बार आप हिट कर रहे हो उतना बार आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर फोर्स एक दूसरे पार्टिकल लगा रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर लगा रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है। तो यदि मैं आपको बोलूं कि आपका आई को मैं यहाँ पर फिक्स कर दूं कहीं पर, एक किसी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, मान लिया बहुत थिन है, तो जब वहां से एक बार आप हिट करोगे तो एक न एक बार तो यहां से कंप्रेशन रिफ्लेक्शन होकर गुजरेगा, 2 बार हिट करोगे तो 2 बार गुजरेगा, 3 बार हिट करोगे 3 बार गुजरेगा। तो आप देखोगे कि आपको नोटिस क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर यानी किसी यूनिट टाइम में कितना बार यहां से कंप्रेशन या रिफ्लेक्शन मूव कर रहा है। तो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन कब बनता है, जब आप हिट करते हो पार्टिकल पर फोर्स लगता है, यहाँ से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि जितनी बार वाइब्रेशन, जितनी बार हीटिंग, लेमन की तरह बता रहा हूँ समझने की कोशिश करना। तो यानी कि जितनी बार हीटिंग हो रहा है, जितनी बार वाइब्रेशन हो रहा है, उतनी बार यहाँ से ऐसे डिस्टर्बेंस मूव करेगा तो कंप्रेशन रिफ्लेक्शन बनते जाएंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर आपका अगर मैं आई लगा दूं ऐसा, तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे कि कितनी बार गया। तो यहाँ से कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन दोनों मूव करेंगे, आपको यहीं पे सिर्फ दिखना है। तो यूनिट टाइम में जितने बार, यानी सपोज करो कि अभी मैंने एग्जांपल दिया 40 टाइम्स आपने हिट किया, ये तो श्योर है कि 40 टाइम्स यहाँ से कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन दोनों गुजरते हुए आपको प्रतीत होंगे, दिखेंगे। तो यदि 40 टाइम्स आपने हिट किया 5 सेकंड में, तो 40 क्या होगा, कंप्रेशन भी बने होंगे एंड 40 रिफ्लेक्शन भी बने होंगे, जो यहाँ से क्रॉस जरूर करेंगे, आपको दिखेंगे। तो ये तो दिख रहा है कितनी देर में, 5 सेकंड में। यूनिट टाइम में हमें देखना है, यूनिट टाइम में हमें देखना है। तो कितना हुआ 40/5, यानी कि 8 कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन यहां से मूव कर रहे हैं। तो यहां पर डिफिनेशन क्या है, क्या बोला गया है, आप समझो। नंबर ऑफ कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन दैट क्रॉस अस, जहां पर आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, पर यूनिट टाइम वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया क्या है, यानी जितने नंबर ऑफ कंप्रेशन या रिफ्लेक्शन,
जो मूव करेंगे पर यूनिट टाइम। तो इस केस में क्या हो गया हमारा 8। अब हम लोग क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। ये है साइन न्यू, न्यू बोलते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट है वो है हर्ट्ज, HZ एसआई यूनिट। मैं इस सब चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करता, आप देख सकते हो, फ्यूचर में बता रहा हूं, ठीक है। ये क्या है हर्ट्ज। अब यहां पर एक और चीज अभी बताया था, ठीक है, समझ में आया फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो अभी हमने देखा फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है। अब यहाँ पर है कि द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, अब फिर आप समझो। फिर हम लोग पिछले पिक्चर में जाते हैं। अब यहां से देखोगे तो अभी आपने क्या देखा था कि 5 सेकंड में 40 कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन यहां से गुजरे हैं। हमें ये देखना है कि दो कंसेक्यूटिव, मतलब एक बार यहां से कंप्रेशन गुजरा और दूसरा भी गुजरा, ये दोनों के बीच टाइम क्या है। या एक रिफ्लेक्शन यहां से गुजरा जो दिखेगा आपको, देखोगे तो ऐसे तो यहाँ पर बिल्कुल पार्टिकल लेस हो गए, फिर उसका एक सर्टेन टाइम आया फिर लेस हो गए। तो दो कंसेक्यूटिव ऐसे जो होते हैं उसमें जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ वेव। समझ में आया? यानी कि यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ से एक बार कंप्रेशन निकला फिर अगला कंप्रेशन निकला, इसके बीच का जो टाइम का गैप है ना दैट इज द टाइम पीरियड। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसको हम लोग क्या करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी, हमारे पास क्या आ गया, वेवलेंथ, हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड। फिर से बता रहा हूं, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के बीच का जो लेंथ है दैट इज द वेवलेंथ। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हो, यूनिट टाइम 1 सेकंड में कितने कंप्रेशन रिफ्लेक्शन वहां से गुजर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। और उसी पॉइंट पर देख रहे हो कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन कितने टाइम में गुजर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो हम लोग इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं, मान लो कि एक रीजन है, ऐसा हमने बनाया। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत मैं कोशिश किया हूं जहां तक सिंपल हो सके मैं बताऊं आपको। अब मान लो कि ये बहुत हाई डेंसिटी, सॉरी फिर से मैं रिवाइंड करता हूं। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, वन कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के बीच का लेंथ, या वन रिफ्लेक्शन और दूसरे रिफ्लेक्शन के बीच, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। कोई डाउट नहीं, वेवलेंथ क्लियर हो गया। दूसरा हमने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी। क्या बोला था कि कहीं भी आप आंख लगाकर बैठो, सपोज आपने अपना आंख लगाया यहां पर, ठीक है, आप आंख लगाकर बैठे और आप यहां ये देख रहे हो कि पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड पर यूनिट टाइम कितना यहां से कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन गुजर रहा है। यानी कि अगर मैं ये आंख की बात करूं, मैं लार्ज व्यू के लिए ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, एक तरफ पॉइंट है। तो ये जो है ना, यहां से यहां आप देख रहे हो अपने आंखों से, नंबर ऑफ कंप्रेशन
एंड नहीं, कंप्रेशन और रेरफेक्शन क्रॉसेस पर यूनिट टाइम कितना क्रॉस हो रहा है, ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी न्यू। और हमारा टाइम पीरियड क्या होगा कि यहां ऑब्जर्व कर रहे हो, यहीं पे ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पर ऑब्जर्व ये करना है आपको कि टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेरफेक्शन क्रॉसिंग टाइम इज टाइम पीरियड। यानी दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रेरफेक्शन, यानी हाई प्रेशर या दो लो प्रेशर या हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी कितने टाइम में गुजर रहा है, वो हो गया टाइम पीरियड। होपफुली आपको शायद समझ में आ गया हो कि फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ क्या है। अब यहाँ पर हम रिलेशन देखना चाहेंगे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में क्या होता है कि टाइम पीरियड आप देखोगे, सपोज मैंने बोला कि 0.5 सेकंड में एक इवेंट हो गया। इवेंट मीन्स क्या, टू हमारा रिफ्लेक्शन और वो क्रॉस कर गया, तो एक सेकंड में कितने होंगे, एक सेकंड क्या होगा, इतना बड़ा टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी में क्या था, नंबर ऑफ क्रॉस करना है, यहाँ क्या था, टू कंसेक्यूटिव कितने देर में क्रॉस करते हैं। तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच जो रिलेशन है वो होता है 1 टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। यानी आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। और बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज द रिपीटेशन। इसलिए बता रहा हूं कि बेसिक चीज समझोगे आप तो आपको 1000 न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट अगर क्लियर है और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल आप लगा लेते हो तो आपको न्यू तरीके से कंसेप्ट वाइज ही अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल नहीं होता। न्यूमेरिकल क्या है, जो कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है रियल लाइफ में, उसी के थ्रू क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ जाओगे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसेप्ट क्लियर रखो। इसके एवज में कि आप 1000 न्यूमेरिकल लगाओ, आप कम न्यूमेरिकल लगा के कंसेप्ट क्लियर है, आप कोई भी न्यू न्यूमेरिकल को कर सकते हो। और मैं बार बार बोलता हूँ, रट्टा नहीं लगाना है। आप बेसिक समझ जाओगे ना, और जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें जनरली 1000 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट और कुछ तो आप न्यूमेरिकल करते करते ऐसे ही माइंड में फीड हो जाता है, यानी कि सारा कुछ ही याद करना है। अभी जो आपको बताया इसमें कितने कहाँ फॉर्मूला कुछ आया है, अभी तक हमने कंसेप्ट सीखा। अभी एक समझ में आया आपको कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T, तो अभी आपको समझ में आया कैसे है। अब हम लोग यहाँ पर वेव का वेलोसिटी निकालेंगे। जो डिस्टरबेंस मूव हो रहा है, जो वेव ऐसे मूव हो रहा है, उसका वेलोसिटी क्या है। अभी हमने देखा था ना कि दो कंप्रेशन या दो रेफ्रैक्शन के बीच डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। ये हमने भी देखा इसमें। इसका मतलब कि ये जो कंप्रेशन बना है, अभी हमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ग्राफ दिखाया था, तो ये क्या है कि नेक्स्ट टाइम जो बनेगा, अब कंप्रेशन क्या होगा, कुछ टाइम बाद रिफ्लेक्शन बन जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद कंप्रेशन बन जाएगा, और ये चीज ही मूव करता रहता है। इसके जो डिस्टर्बेंस मूव करते रहते हैं। तो सपोज अगर यहाँ पर हम लोग, लेमडा तो आपको समझ में आ गया कि दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि वेव यहाँ से मूव हुआ होगा और यहाँ तक गया होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लेमडा। और ये जो मूवमेंट में जो टाइम लगता है, यानी अभी हमने क्या देखा था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है कि एक कंप्रेशन क्रॉस किया, दूसरा कंप्रेशन आकर दिखा, कितना टाइम लगा। अगर टाइम यहाँ टाइम वेरिएबल ले लूं, मैं टाइम वेरिएबल ले लूं, टाइम यहाँ वेरी कर रहा है, तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर मैंने आंख लगाया तो एक देखा कंप्रेशन, यहाँ पर आंख लगाया देखा कि अच्छा जी एक कंप्रेशन है, फिर मैंने देखा दूसरा कंप्रेशन। ये दोनों का इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, टी होता है अपने पास। टी टाइम के बाद दो कंप्रेशन या रिफ्लेक्शन में देखने को मिलता है।
और इस घटना में कितना ये मूव कर जाता है, ये लेमडा मूव कर जाता है। तो मैकेनिक्स में तो आप पढ़े ही हो ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कितना हुआ है, वेव जो कंप्रेशन कहाँ से कहाँ मूव किया, लेमडा डिस्टेंस मूव किया है, और कितना वो टाइम ले रहा है, टी, यही तो हुआ। यानी वेलोसिटी वेव, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अब इसी को देखो, पहले का जो कंसेप्ट है सब वही लगता है, आप बेसिक समझ जाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना, ये जो कंप्रेशन यहाँ से यहाँ मूव किया, क्या होता है वो डिस्टेंस, वेवलेंथ, और मूव करने में कितना टाइम लगता है, वही तो है टाइम पीरियड हमारा। तो v इक्वल टू लेमडा अपॉन टी, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि न्यू इक्वल टू 1/t, कुछ ऐसा पढ़ा है। तो v इक्वल टू लेमडा न्यू, क्या फिर रिलेशन आ गया, ओह। तब जैसे मर्जी जब घुमाते रहो चीजों को। हम लोग और नया चीज सीखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पिच। अब देखो, हम लोग हाई पिच में बात करेंगे, और हाई पिच में बात करेंगे, लो पिच में बात करेंगे, लो पिच में बात करेंगे। साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है, लेकिन कहीं बहुत तेज आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, कहीं लो वॉल्यूम दिख रहा है। इसका जो कमाल है वो क्यों है, इसका रीजन है वाइब्रेशन। साउंड है तो वाइब्रेशन है, सॉरी वाइब्रेशन है तो साउंड है। तो जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा, ऐसा कहा जाता है कि जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा उतना ही ज्यादा हाई पिच होगा। तो कैसे हम लोग देखते हैं, जितना ज्यादा वाइब्रेशन करेगा दैट मीन्स उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। जितना वाइब्रेशन ज्यादा उतना फ्रीक्वेंसी, माने उतना कंप्रेशन या रेफ्लेक्शन। तो आप देखो ना, यहाँ ग्लास है, सॉरी हाँ ग्लास है, चलो ऐसे आपने लिया, डंडा से मारा, टन 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 टन, जितना तेजी से मारते जा रहे हो, जितना ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है उतना ज्यादा क्या है, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन बनता जाएगा। जितना ज्यादा कंप्रेशन रिफ्लेक्शन बन रहा है, यानी कि पर यूनिट टाइम ज्यादा बनेगा, तो पर यूनिट टाइम उतना ज्यादा क्रॉस करेगा कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन पर यूनिट टाइम। और ये क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। सो हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच। तो फ्रीक्वेंसी जब चेंज होता है तो हम लोग साउंड में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कैसा इसका साउंड है। यानी कि म्यूजिक को सुनते हो, कहीं मेलोडी है, कभी कर्कश आवाज लगता है, लाउड लगता है, ये सारा कमाल किसका है, पिच का है। इसके साथ भी और सारे कमाल होते हैं। तो इसमें जो डिस्टरबेंस है, तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी जब बनेगा, यानी कि बहुत ज्यादा कंप्रेशन रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो डिस्टरबेंस का जो हाईएस्ट या लोएस्ट होता है, यानी हायर डेंसिटी जहां बन रहा है, लोअर डेंसिटी बन रहा है, ये जो है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, पहले ही बताया था। अब हम लोग एक और चीज है इसमें देख, अच्छा एक चीज मैंने आपसे बताना भूल गया, ये पार्टिकल का मूवमेंट वगैरह हो रहा है ना, जो साउंड है, जो वेव है, इसलिए हम लोग इसको मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी के फील्ड में हम लोग इसको कंसिडरेशन लेते हैं। तो पार्टिकल का मूवमेंट से ये रिलेटेड है, ठीक है।
दूसरी बात है द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब साउंड क्या है? साउंड है तो एनर्जी है ना, एनर्जी है। यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया एंड यूनिट सेकंड एंड पर सेकंड की बात करें, जितना एनर्जी पास हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इसे हम लोग मेजर भी करते हैं, डेसिबल। एक और छोटा चीज हम लोग देख लेते हैं। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। सिंगल फ्रीक्वेंसी का निकल रहा है, टोन कहलाता है। द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड नोट। सिंगल फ्रीक्वेंसी का है टोन, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है आपको पता है, इसको हम लोग हायर क्लास में देखेंगे कि टोन, नोट, इससे रिलेटेड और भी क्या कंसेप्ट है। फिलहाल बस इतना हम लोग देखेंगे कि सिंगल फ्रीक्वेंसी है, टोन है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या सेवरल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड द नोट, राइट। एक और फैक्ट है, द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। यानी कि सॉलिड है, गैसियस स्टेट है, सॉलिड में हाइयर साउंड या साउंड वेव स्पीड है ग्रेटर है देन गैसियस साउंड स्पीड। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज, साउंड स्पीड इंक्रीज। शायद इससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अभी कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग हायर क्लास में इसको देखेंगे डिटेल। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, ये बोल रहा है द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट and is reflected makes equal angles with the normal to the reflecting surface at the point of incidence and the three are in the same plane. Okay, कैसे हम लोग देख लेते हैं। सपोज हमारा ये कोई सरफेस है, ये कोई आया साउंड वेव, ये हमारा नॉर्मल है, सॉरी नॉर्मल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रिफ्लेक्शन है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा और ये 90 डिग्री। ओके, ये जो हैं सारे एक ही प्लेन में रहेंगे। जैसे मान लो कि आप अभी देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, तो मान लो कि स्क्रीन पर एक एरो ऐसे है, ठीक है, एक एरो ऐसे है, एक एरो ऐसे, आपका जो स्क्रीन है उसी प्लेन में, ये सारे एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन वो आपस में इक्वल होंगे। आगे आप लाइट वगैरह में भी पढ़ोगे तो सिमिलर की प्रॉपर्टी है यहाँ पर। इको साउंड आपने सुना होगा, माउंटेन है, कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बड़े रूम में चल जाते हैं, इको आता है। तो बेसिकली इको साउंड क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन जो आपने बोला वही आवाज आपको वापस आ रहा है। तो बेसिकली इको सुनने का जो कंडीशन होता है वो होता है 0.1 सेकंड के अगर इंटरवल पर दूसरा साउंड आ रहा है तो आप सुन सकते हो। यानी कि दो साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए 0.1 सेकंड का इंटरवल होना चाहिए। तो बेसिकली जो साउंड का स्पीड है नॉर्मल इन्वायरमेंट अपने में, पर्टिकुलर जो एक टेम्परेचर है वो शायद 340, साउंड जो स्पीड है शायद 340 मीटर पर सेकंड होता है। ओके, तो सपोज आप कोई रूम में खड़े हो, ठीक है, कोई रूम में आप खड़े हो, यहाँ पर आपने यहाँ क्लैप किया, ठीक है, तो आपका आवाज ही आपको वापस है, तो इसके लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 0.1 सेकंड का
टाइमिंग होनी चाहिए। तो साउंड यहाँ से जाएगा और फिर आएगा। ठीक है, गया और आया। तो ये कम से कम मिनिमम 0.1 सेकंड होना चाहिए। तो ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि कितने डिस्टेंस पे खड़ा होगा कि कोई से आवाज आएगा। तो आने जाने में 0.1 सेकंड है, तो टोटल जो डिस्टेंस साउंड जो ट्रेवल का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड 340 इंटू 0.1 सेकंड यानी 34 मीटर की, एंड 34 मीटर जब साउंड ट्रेवल करेगा उसके बाद आपको दूसरा आवाज आ सकता है। इसका मतलब कि इसको 34 मीटर ट्रेवल करना चाहिए कम से कम, यानी कि जो वॉल है वो 70 मीटर, या जो रूम का वॉल है 70 मीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। तब जहां उसमें क्लैप किया, आवाज यहाँ गया, उसके बाद आएगा, तो 0.1 सेकंड से पहले आ गया, आपको तो आवाज आएगा नहीं, डिस्टिंग्विश कर नहीं पाओगे। इसे 0.1 सेकंड के बाद या एटलीस्ट इतना इक्विवेलेंट रहने पर, यानी कि इतना डिस्टेंस पर अगर है तो अब आपको इको सुनाई पड़ेगा, कम है तो नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ही रिटर्न होकर आवाज आ जाएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे।